तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी सेहत, भगवान आपकी ये सेहत काफ़ी अच्छी रखे। तो हम शुरू करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। इसमें आपका जल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें है एक थलशाला। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो इसमें आपका देख सकते हैं इस चित्र को। वाष्पीकरण होके ऊपर गया, वहां से फिर संघनन, फिर वर्षण, बहाव के जरिए फिर तालाब में। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये आपका मैप दिया गया है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर है आपका पूर्वी चीन सागर, कर्क रेखा, फिर कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग नदी, दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हांगही, एशिया, कैस्पियन सागर, फिर आर्कटिक सागर,
आपका दानुबी नदी, काला सागर, भूमध्य सागर, अफ्रीका, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी, आपका नीचे हिंद महासागर, आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर आपका है दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी, विनिपिग झील, सुपिरियर झील, ह्यूरोन झील, मिसिसिपी नदी, कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, मकर रेखा, इसमें एक जरूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया। महासागर में 97.3, बर्फ क्षत्रक में 2.0, भूमिगत जल में 0.68, झीलों का अलवण जल में 0.009, नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ये मत सोचिएगा कि महासागर का जल स्थिर रहता है, वो हमेशा आपका गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे आपका तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है?
यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका देखिएगा कोस्ट जो होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े जहाज पोर्ट वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 204 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार समूह दो समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसमें आप देखिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी लघु ज्वार भाटा सूर्य सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब हम सभी लोग देखेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं
ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। फिर आपको देखेंगे इसमें कई सारी जल धाराएं दी है, गर्म और ठंडी। जो आपका लाल निशान से है वो आपका गर्म जल धाराएं हैं, और जो ब्लू निशान से है वो आपकी शीत धाराएं हैं। अब देखते हैं इसमें नाम भी होगा आप लोगों का। इधर से देखिए आपका क्यूरोसिवो धारा है ठंडी है, ओयोसिवो धारा गर्म है। फिर आपका यहाँ कैलिफोर्निया धारा है जो गर्म है। अलास्का धारा है जो ठंडी है। उत्तरी प्रशांत अपवाह उत्तरी विषुवतीय धारा है। ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, कैनरीज धारा है, उत्तर विषुवतीय धारा है। विषुवतीय वृत्त का हम्बोल्ट टूरू धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, पश्चिमी वायु प्रवाह अपवाह। ये आपका फॉकलैंड धारा, पश्चिमी वायु अपवाह वेनेजुएला धारा, इक्वाडोर विपरीत धारा, ब्राजीलियन धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। ये आपका ओवलार धारा, पश्चिमी वायु अपवाह। ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म।